सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि साइंस 1 का पेपर के लिए मात्र एक दिन रह गया है, एक दिन से भी कम समय रह गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जबरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई करते रहो। आपकी हेल्प करने के लिए कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने पिछले एक डेढ़ दो दिन के अंदर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियो हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वीडियो हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के वीडियोस हो, और चाहे LMR रिवीजन जिसमें चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 के बहुत सारे लाइव रिवीजन में हमने अभिषेक सर ने पढ़ाया हुआ है, वो सारी चीजें हो। इसके अलावा IUPAC नेम्स के सारे एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में एक वीडियो में बनाया हुआ है। मतलब इतने सारे वीडियो दे दिए हैं कि सब इन वीडियोस को भी अगर आप देख लेते हो 1.5 की स्पीड से देख लेना, कम समय में देख पाओगे, टाइम भी बचेगा और थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लेते हो। मैं आपको बोलता हूं 40 में से 30-35 प्लस मार्क्स आपके आराम से निकल सकते हैं। और जैसा हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था एक्टिविटी बेस वाले क्वेश्चन में कि मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने बहुत सारे एक्टिविटी बेस क्वेश्चन एक्टिविटीज होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे 3 से 4 सवाल पूछते हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तीनों में से कहीं भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के हिसाब से। उनमें मैंने एक चीज बोला था कि मैं आपको और भी एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम कुछ और डायग्राम्स लेंगे, कुछ और टेबल्स लेंगे, उन टेबल्स के हिसाब से कंसेप्ट सीखेंगे ताकि उनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब दे पाओगे। तो आज वही वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और बहुत सारे ऐसे टेबल्स और बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल चीजें देखेंगी जो कि टेक्स्ट बुक से हमने लिए हुए हैं, और उनमें से बहुत सारी चीजें क्वेश्चन कैसे बन सकती हैं, किस प्रकार से बन सकती हैं, उन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो। अगर आपका टाइम बचाना है तो जरूर से देखना और एंड तक देखना ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। और एक छोटा सा लाइक का टारगेट दूंगा, ओनली 5000 लाइक आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। फटाफट से कंप्लीट कर दोगे मुझे पता है, और सभी अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं आज के वीडियो की, जो कि होने वाला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड टेबल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस अगेन कंसेप्ट बताने वाला हूं, क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो कोई भी सवाल पूछते हैं तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। कीप वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा है, आपको ये प्रिज्म दिया रहेगा, जैसे ट्रायंगल दिख रहा है, ये प्रिज्म है। अब जब भी कोई सनलाइट पास होती है, आपको पता है सनलाइट पास होती है प्रिज्म में से, तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, जिसको हम एक फिनोमिनन बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। जो कलर है वो है VIBGYOR, ऐसे याद रखोगे, विबग्योर। मैंने आपको पढ़ाया था, विबग्योर बोलते हैं इसको, विबग्योर, जो कि कलर के नाम है। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपका जो रेनबो होता है वो विबग्योर का फॉर्मेशन करता है, यानी नीचे आपका वायलेट कलर होता है और टॉप में रेड कलर होता है, और इस प्रकार से रेनबो आपका बनता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, जब आपका लाइट जो होता है वो आपके रेन ड्रॉपलेट्स पे पड़ता है और उससे आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत चीजें, लेकिन मेनली चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा है। अब ये जो डायग्राम आपको दिया था एग्जाम में, डायग्राम ये दिया रहेगा और आपको इसके ऊपर 5 सवाल पूछे गए थे। तो वो 5 सवाल कौन से हैं? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे पूछा था नेम द प्रोसेस शोन इन द फिगर। मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है, जो फिगर दिया है, इसका प्रोसेस क्या है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि नेम द प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस है? जैसे मैंने बताया कि यहां पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है प्रिज्म से और डिस्पर्स हो रही है, मतलब ये फिनोमिनन को हमने बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लिख दिया कि दिस फिनोमिनन which is given here, this is known as the dispersion of light। मिल गया 1 मार्क्स, सोचो 1 मार्क्स मिल गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कलर दैट डेविएट्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट हो रहा है? अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कलर डेविएट हो रहा है वो हो रहा है आपका, दैट इज नथिंग बट ये वाला कलर, जो कि है V, यानी V फॉर वायलेट। तो आपका जो कलर है जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है वो वायलेट कलर हो रहा है, याद रखना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां से भी आपको देखने में पता चल जाएगा ना, ये तो हो ही रहा है, लेकिन यहां से आपको देखने मिल जाएगा कितना ज्यादा डेविएशन इसके अंदर आ रहा है। नेम द कलर दैट डेविएट द लीस्ट। सबसे कम डेविएशन सबसे ऊपर का कलर जो कि है R, यानी रेड कलर हो रहा है। तो सबसे कम डेविएशन किस में होता है? रेड कलर में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। चौथा क्वेश्चन ये पूछा, देखो 3 मार्क्स, कितना इजी था निकालना, 3 मार्क्स यहां तक निकल गए आपके, बस और कुछ नहीं है। बस आपके कंसेप्ट, आपने का डिस्पर्शन ऑफ लाइट का चैप्टर नंबर 6 का डिस्पर्शन ऑफ लाइट टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपको बोला था लेक्चर्स देखो, 1 शॉट वीडियो हमारे प्रेजेंट है, उड़ान बैच के वीडियोस लाइव रिवीजन वाले प्रेजेंट है, सभी को देखो। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये सब चीज का आंसर ऐसे ही मुंह उठा के बोलोगे, इतना पावर होता है कंसेप्ट में। तो इसीलिए बोल रहा हूं ना बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट नेम एनी वन फिनोमिनन इन विच द नेचर विच इज बेस्ड ऑन द अबव प्रोसेस। मतलब हमारे नेचर में ऐसा एक फिनोमिनन होता है जो कि इसी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो वो फिनोमिनन कौन सा है? अभी तो बताया, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, 4 मार्क्स मिल गए यहां तक। 5वां पूछ दिया स्पेक्ट्रम क्या होता है।
ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? तो डेफिनेशन याद रख लेना स्पेक्ट्रम का अगर पूछता है तो स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ कलर्स। क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ कलर्स as seen as rainbow produced by the separation of components of light by the difference in the refraction according to the wavelength। जैसे जैसे वेवलेंथ, सब आपको पता है हर कलर के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, तो जैसे जैसे जो भी वेवलेंथ है उसके रिफ्रैक्शन होने के वजह से, जो भी वेवलेंथ है रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो डिफरेंस होता है ना रिफ्रैक्शन की वजह से, उसके वजह से लाइट जो है वो अलग अलग फॉर्मेशन के हिसाब से दिखती है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो यहां पे ये चीज आपको डेफिनेशन याद कर लेना। ये था आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन टॉपिक है। टॉपिक ये है, अगर आप देख पा रहे हो ये एक टेबल है, ठीक है, दो यहाँ पे टॉपिक है अलग अलग, मैं दोनों को सेपरेट पहले कर देता हूं, ठीक है, दो टॉपिक को सेपरेट कर देता हूं पहले, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। तो आपको सबसे ऊपर एक टॉपिक दिख रहा होगा, ये जो टॉपिक है यहाँ पे ट्रायड लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है? डॉबेराइनर की बात हो रही है। तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा था डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर, आपको पूछा था कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ डॉबेराइनर ट्राइड एंड राइट वन एग्जांपल, ऐसा पूछा था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो डॉबेराइनर ट्राइड क्या है? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद होगा, तो डेफिनेशन तो आपको याद कर लेना जाके टेक्स्ट बुक में से, लेकिन मैं इसका मतलब बता रहा हूं कि डॉबेराइनर ट्राइड क्या बोलता था। एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कहीं ना कहीं आपका जो एटॉमिक मास था उसको कंसिडरेशन में ले रहा था, दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल रहा था एटॉमिक मास को, और वो ये बोल रहा था कि अगर हम 3 एलिमेंट को ले रहे हैं जिसमें पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें, यानी इन शॉर्ट एवरेज निकाले, तो जो जो वैल्यू आएगा उन दोनों एलिमेंट को एवरेज निकाल के वो सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो हमारे तीनों एलिमेंट्स क्या है? एक डॉबेराइनर ट्राइड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो डॉबेराइनर ट्राइड नहीं है। तो ऐसे उसने बहुत सारे अलग अलग 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और वो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने क्या नाम दिया? ट्राइड नाम रखा। क्या? ट्राइड। ट्राइड मतलब तिकड़ी होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है तो ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद रख लेना। डॉबेराइनर ट्राइड का एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट को लिया, इन तीनों के एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए रहेंगे, लेकिन अगर नहीं भी दिए तो आपको बेसिक तौर पर याद कैसे रखना है? एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, यही होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, उन दोनों को प्लस कर दो। तो बेसिक तौर पे अगर आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर जो सोडियम का होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो 11 होता है। लेकिन जनरल तौर पे ये देखा जाता है जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है किसी का, मैंने आपको 20 तक याद करने बोला था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन करते करते कैल्शियम तक के 20 तक के एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर याद करने बोला था। और कैसे करना है उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि एचएचए, लीबे, बकनॉफ ने, नावा, गल्सी, पेप्सी, कोलार, केसीए, ये 20 तक हो गया। फिर साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, इडियट को निकाले कॉलेज जाकर, ये 30 तक हो गया। ये सब चीज मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे, याद होगा, अगर आपने लेक्चर्स देखे उन्हीं को याद होगा, ठीक है ना। ये तो चीजें समझनी पड़ेगी आपको, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीजें थी इससे आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा। तो मान लो सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा उसका डबल, तो 22 हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। इस प्रकार से आप रख सकते हैं, लेकिन जनरल तौर पे सोडियम का एटॉमिक मास लिया जाता है 23, ये हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले एक चीज आपको मैंने डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर, बाकी चीज भूल जाओ, जो मैंने अभी आपको बोला एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसको थोड़ा साइड कर लो, हम डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो डॉबेराइनर ट्राइड के हिसाब से एलिमेंट लिथियम का मतलब पहले एलिमेंट का और तीसरे यानी पोटेशियम का प्लस करो, तो लिथियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 6.9, और आपका जो एटॉमिक एलिमेंट 3 है जिसका नाम है पोटेशियम, उसका दिया हुआ है 39.1। तो 6.9 को 39.1 से प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि मिला 23। और फिर सोडियम का एटॉमिक मास लेना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो यानी 23 = 23 आया। मतलब कहीं ना कहीं पहला और तीसरा एलिमेंट का जो मीन आया, जो एवरेज आया, वो हमारे सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। इसीलिए ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो करता है। क्या है? डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस, इट इज एग्जांपल ऑफ डॉबेराइनर ट्राइड। लेकिन और भी एक्सपेरिमेंट होंगे, जैसे ले लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम। तो कैल्शियम का 40 है, बैरियम का 137 है, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो 88.7 आया, ठीक है। और बीच वाला एलिमेंट है स्ट्रोंटियम, इसका 87.6 है। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है डिफरेंस। तो मैं बोलूंगा कि ये डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो नहीं करता है। वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, क्लोरीन का ले लिया, आयोडीन का ले लिया, प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, 81.2 आया। बीच का एलिमेंट ब्रोमीन है, ब्रोमीन का लिया तो 79.9 आया। इन दोनों में भी डिफरेंस है, तो ये डॉबेराइनर ट्राइड फॉलो नहीं करता। मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि डॉबेराइनर ट्राइड सिर्फ आपका कुछ ही पर्टिकुलर एग्जांपल में फिट बैठा था, इसीलिए डॉबेराइनर ट्राइड समवॉट करेक्ट हुआ। लेकिन बाद में जब और भी ऐसे उसने 3-3 की एलिमेंट्स की तिकड़ी ली, ट्राइड लिया और उसमें ये फॉर्मूला लगाया, तो ये सक्सेस नहीं हुआ, तो डॉबेराइनर ट्राइड फेल कर गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये था डॉबेराइनर ट्राइड के बारे में। तो डॉबेराइनर ट्राइड जब फेल कर गया तो उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड आया, ठीक है। कौन सा साइंटिस्ट आया? न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसने क्या बोला था कि मैं पहला एलिमेंट जो लूंगा
मैं पहली बात तो मैं जितने एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक मास के हिसाब से फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के मैं उसको ऐसा अरेंज करूंगा जैसे कि कोई म्यूजिकल नोट्स होते हैं कि पहला और आठवां सेम आता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा वापस आ रहा है, तो पहला सा था, आखिरी आठवां भी सा आया, तो सारे गामा पधा नी सा, तो मतलब पहला और आखिरी आठवां सा आया। तो उसी प्रकार यहां पे जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और आखिरी आठवां एलिमेंट जो आएगा दैट इज ऑक्टेव्स। नाम क्यों रखा ऑक्टेव्स? क्योंकि पहला और आठवां एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आएगा और आ रहा था, लेकिन कब तक आ रहा था? कैल्शियम तक आ रहा था। ये कैल्शियम तक उसका लिमिटेशन था, ये चीज है। तो लिमिटेशन भी याद रखना है कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। अब इसी के ऊपर ये टेबल दे दिया जाएगा, अगर आपके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ कि इसको कैसे रखा था, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से रखा था, ठीक है ना, सारे गामा पधा नि सा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो भी उस टाइम पे नोन थे। तो यहां पे अगर आप देखोगे जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम, तो सोडियम के बाद आठवां कौन सा है? एक 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां आ गया पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और ऑब्वियसली सेम होती है, तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था। फिर मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम भी सेम आ रहा था, लेकिन आपने जब एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के बाद जो आठवां आया दैट इज क्रोमियम आया, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई। मतलब जो न्यूलैंड नाम का बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया कि कैल्शियम तक ही उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि पहला और आठवां, यानी ऑक्टेव्स के हिसाब से पहला और आठवां का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और इसीलिए उसको सेम कॉलम में रखना है। ये कहीं ना कहीं यहां पे रॉन्ग साबित हुआ। तो कैल्शियम तक उसका लिमिटेशन था, कैल्शियम के बाद उसकी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। और ये भी गड़बड़ हो रही थी कि भाई कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया, भाई एक ही एलिमेंट एक ही बॉक्स में आएगा ना, दो कहां से आएगा, तो ये भी एक गड़बड़ हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। उसके बाद हाँ, एक और टॉपिक है जैसे कि ये दैट इज इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का टॉपिक आ सकता है। मान लो ये बॉक्स दिया रहेगा, इस बॉक्स में आपको फिलअप करना रहेगा, तो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, ध्यान देना, समझो इस चीज को, कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपको पता है शेल्स बनते हैं, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, शेल्स बनते हैं। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 4 टाइप के शेल्स होते हैं। कौन कौन से शेल होते हैं बच्चा? 4 टाइप के शेल होते हैं। एक होता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, और ये चारों के चारों शेल्स का एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है। तो वो कैसे पता लगाओगे? तो के एल एम एन शेल का नंबर ऑफ लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया, इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। बाई चांस ये टेबल अगर आ जाता है जिसमें कुछ बॉक्सेस फिलअप करने रहेंगे तो आप कर सकते हो। कैसे करना है? ये होता है 2n² फॉर्मूला। तो n आपका 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है। मतलब के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 8। के शेल में सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 आ सकता है, मतलब के वाले शेल में मैक्सिमम 2 एलिमेंट रह सकते हैं। फिर एल वाले शेल में 2n² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, मतलब एल वाले शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा एम शेल, इसमें फॉर्मूला 2n² फॉर्मूला, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 2 18, यानी एम शेल में 18 एलिमेंट रह सकते हैं और चौथे में 32। तो याद रखना है, इस प्रकार से याद रखोगे तो 2 8 18 32, 2 8 18 32, इस प्रकार से याद रख लो के एल शेल में होते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है उसका, याद रहेगा, इजी था। अब एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर नंबर 3 में से, जो कि है कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि पता लगाओ कि ये एग्जांपल फिजिकल चेंज हो रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहे हैं। ये आया भी है पिछले 2 साल पहले की अगर बात करूं, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी बर्फ जो है पानी बनता है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ? तो हम फिजिकली इसको देख पा रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज हुआ। उसी प्रकार खाना बनने का प्रोसेस जो है तो हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर केमिकली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, तभी तो कुछ चीज पक रही है ना, तो वो हो गया केमिकल चेंज। उसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट पकता है तो ये भी अंदर अंदर से भी पकता है, तो दैट इज द केमिकल चेंज बोल सकते हो। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो दही में कन्वर्ट होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी जो है भाप बन गया, ठीक है, तो क्या है, पानी जो है वो भाप बन गया, तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ ना, ठीक है। जो आपका पानी था लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो फिजिकली चेंज हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, साइज रिडक्शन ऑफ नैप्थेलिन बॉल्स एक्सपोज टू एयर, ये सभी चीज आपको देखना है। डाइजेशन ऑफ फूड, स्टमक में केमिकल चेंज हो जाएगा। नैप्थेलिन बॉल होता है वो रखे रखे गायब हो जाता है, क्योंकि वो सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस में आपका सीधा ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेनिंग ऑफ शाहबादी टाइल और कडप्पा टाइल बाय द लेमन जूस, ये भी आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये केमिकल चेंज हो जाएगा, ये आपका केमिकल इसमें एक्ट हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लोव्स ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से आपका कांच का बर्तन गिर के टूट गया तो फिजिकल चेंज हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि पता लगाओ कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, बहुत ईजी है पता लगाना, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से आप कर लोगे।
कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और कौन से एक्टिविटी या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, ये भी ध्यान रखना। इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है कि भाई आपका यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे एक थिक कॉपर वायर लगा हुआ है, एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर आयरन फिलिंग्स रखे हुए, फाइलिंग्स बोलो, आयरन फिलिंग्स रखे हुए। तो यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, तो एक क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक क्या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि ये रियल इमेज है, दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फिनोमिनन है, इसके ऊपर आ सकता है। तो ये टॉपिक जरूर से देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। इसके अलावा यही चैप्टर में, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बताऊंगा। राइट हैंड थंब रूल भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड भी है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है ये क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर आपके हाथ में कंडक्टर है, क्या बोलते हैं, मतलब कोई चीज है, तो इस प्रकार से करना है। देखो यहां पे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन है ये हमेशा इलेक्ट्रिक करंट बताता है, याद रखोगे। राइट हैंड रूल की बात हो रही है, राइट हैंड थंब रूल की बात हो रही है। तो राइट हैंड थंब रूल में आपका जो ये घूम रहा है ना, ये हाथ, ये हाथ है ऐसा घूम रहा है इसको पकड़ने के लिए, तो ये जो है ये आपका डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या बता रहा है, this shows the direction of magnetic field, this shows the direction of magnetic field and thumb denotes the direction of the electric current। ये दो ही चीज याद रखना है, थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये हाथ जो घूम रहा है वो क्या बताता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज याद रखना है। किस में याद रखोगे, राइट हैंड थंब रूल में याद रखोगे। तो डायग्राम दिया रहेगा, पूछेगा बताओ ये क्या है, तो बोलोगे आप राइट हैंड थंब रूल है। इसमें आप बताओ, पूछेगा कि ये थंब डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे थंब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है। ये कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। सेम दो और चीज है, एक है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल और एक और है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो ये दोनों आपको याद रखना है। एक है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, आपको अपने हाथ को इस प्रकार से करना है। देखो ये जो दिख रहा है हाथ, ये इस प्रकार से आपको करना है, जिसमें आपका थंब जो है ये बताता है फोर्स ऑफ ऑन द कंडक्टर। क्या बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। थंब का डायरेक्शन मतलब ऊपर का डायरेक्शन क्या बताता है, फोर्स कितना लग रहा है कंडक्टर के ऊपर। उसके बाद जो आपका ये क्या बोलते हैं, इस फिंगर को, इस फिंगर को पता नहीं क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर, हाँ इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, करेक्ट है इंग्लिश में, अच्छा वो याद आ गया, इंडेक्स फिंगर। तो ये जो ये वाला फिंगर है आपका इंडेक्स फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका जो बीच वाला उंगली है, मिडिल फिंगर जो है, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। तो ये आप याद रखोगे। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आया तो थंब आपका बताता है दैट इज नथिंग बट योर फोर्स ऑन द कंडक्टर। आपका ये वाला उंगली क्या बताता है, दैट इज इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इस डायरेक्शन में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना इस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डायग्राम आएगा, पहचानने के लिए आएगा, बोलेगा ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, बस याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका राइट हैंड रूल, सेम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, सेम काम करना है। यहां से देखो दिख रहा है, सेम ऐसा सेम काम करना है, जिसमें आपका जो थंब है वो क्या बताएगा, कंडक्टर का बताएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका इंडेक्स फिंगर बताएगा और इंड्यूस करंट बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट बताएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इन दोनों को याद रखना है, दोनों में से कोई एक पूछने के चांसेस हमेशा होते हैं। और इसके पहले भी जो मैं बता चुका हूं, राइट हैंड थंब रूल भी आया तो इसके भी चांस होते हैं। इन सभी को आप याद कर लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे, ओके है बच्चा। आगे बढ़े, चलो देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, वैसे तो आपकी सब चीज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब ये चीज है चैप्टर नंबर 5 हीट में से आता है। तो ये जो ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है, ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा है, होप्स अपैरेटस पढ़ा। ये डायग्राम होप्स अपैरेटस ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, होप्स अपैरेटस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। बहुत कम चांस है, एक ही बार आया अब तक, लेकिन आ सकता है। होप्स अपैरेटस की ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ होप्स अपैरेटस, या फिर ड्रॉ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, होप्स अपैरेटस है, जिसमें होता क्या है कि भाई एक बड़ा सा बीकर जैसा ग्लास है, इसके ऊपर एक कटोरी है, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉल्ट एंड आइस होता है। आपको पता है ना फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, सॉल्ट प्लस आइस रहेगा फ्रीजिंग मिक्सचर में। यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है T2 नाम का, मतलब दो थर्मामीटर है, एक इधर थर्मामीटर है जिसका T1 नाम रखा है, एक इधर थर्मामीटर है T2 नाम रखा है, एक बेस है और एक यहाँ पे आउटलेट है जिसमें से पानी जो है बाहर निकलेगा अगर पिघलेगा तो ये जो चीजें हैं ये होप्स अपैरेटस। वैसे मैंने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार काम करता है, उसी के ऊपर ये ग्राफ बेस करता है, ठीक है। आपको मैंने एक और ग्राफ सिखाया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें एक्टिविटी बेस 1 घंटे का वीडियो बना था ना, जस्ट थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया है, थोड़ी देर पहले।
तो वो वीडियो में भी मैंने वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बताया था कि भाई 0 से 4 क्या होता है, आपका फ्लैट लाइन होता है, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे आइस जो है बर्फ में पिघल रहा है, बर्फ जो है पानी में पिघल रहा है। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेट स्लैंट हाइट आपको मैंने दिखाया था, एक लाइन एक ग्राफ बता रहा है AB वाला, वो आपका चेंज इन टेम्परेचर 0 से लेकर 100 तक जा रहा है और 100 पे जाके फिर वो बॉयल हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी एक ग्राफ है कि जनरल तौर पर जो आपका टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप होता है, कहां तक? 4 तक टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कहां तक? 4 डिग्री तक यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई जो यहाँ पे वॉल्यूम है मेरा, उसके हिसाब से। एंड अगेन यहाँ पे क्या होता है, वो जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, जिससे मुझे ये ग्राफ से ये ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है कि पहले पहले 2 थर्मामीटर मेरे पास होप्स अपैरेटस में, एक थर्मामीटर T1 एक थर्मामीटर T2 है। तो मैंने आपको एक रीजन बताया था कि किस प्रकार से बर्फ यहां पे है, इसके वजह से पानी जो होता है वो सबसे पहले जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। तो यहां पे जो टेम्परेचर T1 है, ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहले थर्मामीटर जो T1 था वो सबसे पहले फटाफट फटाफट कूल होना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कूल हुआ यहां तक आया, यहां तक आने के बाद कहां तक आया, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आया। देखो 4 डिग्री तक सेल्सियस पे आने के बाद उसने बिहेवियर उल्टा मारा, क्योंकि आपको पता है पानी एक अलग बिहेवियर दिखाता है कि 4 के बाद उसको और ठंडा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो 4 के बाद क्या हो रहा है भाई, अलग हो रहा है। तो 4 के बाद उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो परफॉर्मेंस है वो अलग होने लगा, जो बिहेवियर है वो अलग होने लगा। फिर बाद में जो पानी है कहीं ना कहीं ऊपर चला गया, ठीक है, आपको मैंने बताया ही था, ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। ये जो थर्मामीटर T1 के पास पहले पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन जैसे 4 डिग्री तक आया उसने अपना बिहेवियर अलग किया, फिर पानी ऊपर गया, ठंडा हुआ, तो ये टेम्परेचर T2 थर्मामीटर T2 फटाफट से कूल डाउन होने लगा। तो ये लेट शुरू हुआ लेकिन फटाफट से कूल डाउन होने लगा और यहां के आने के बाद इसको भी बीट करके सबसे पहले आके खत्म हो गया। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर T2 का टेम्परेचर सबसे पहले आके 0 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है, 0 डिग्री वाला लाइन है ये वाला, 0 तक पहुंच गया। एंड उसके बाद फिर पानी जगाया नीचे और फिर जाके ये वाला पार्ट कंप्लीट होकर फिर से 0 पे आया। तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या बताता है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ बताता है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपका एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर का टॉपिक क्लियर है तो जरूर से इसको पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वैसे तो हमने पूरा पढ़ा रहा है, कंसेप्ट पूरा समझ लेना कि किस प्रकार से वो ग्राफ चेंज होते हैं एंड बाकी चीजें होती है वो सब समझ लेना, ठीक है। अब ये हीट चैप्टर का ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है, यहां पे लिख के दिखाता हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको पता है 3 अलग अलग मेटल बॉल है, ये आयरन का बॉल है, ये आपके कॉपर का बॉल है और ये लीड का बॉल है। इन तीनों को एक थर्माकोल या फिर ये वैक्स का लेयर है, थर्माकोल नहीं है वैक्स है, एक वैक्स का लेयर है, एक मोम का बहुत बड़ा लेयर है। इन तीनों बॉल को समझ लो गर्म करके, सेम गर्म करके उन तीनों को बॉल को छोड़ दिया। तो जो आयरन होता है वो सबसे नीचे तक गया, कॉपर उससे कम गया और लीड उससे कम गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, मतलब वो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब कर सकता है, इसीलिए वो ज्यादा पिघला पाया। कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन से कम होता है, इसके लिए थोड़ा कम पिघला पाया। और लीड जो एलिमेंट है उसका तो और कम हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके लिए सबसे कम पिघला पाया, मतलब कम हीट इसने एब्सॉर्ब किया था। तो इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान में रखना, लास्ट टाइम भी पूछा गया है, पिछले के पिछले बार, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और एक और उसमें कॉलम है, अगर आप उसी पेज पे देखोगे, डायग्राम जिस पेज पे है उसी पेज पे देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने मिल जाएगी, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी का कितना होता है, ठीक है ना, बाकी मेटल्स का कितना होता है। तो 2-3 चीजों का याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाते हैं। और भी है एक टॉपिक, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट करके एक टॉपिक है, जिसमें मिक्सिंग मेथड, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, मिक्सिंग मेथड इज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें कैलोरीमीटर का भी यूज करना सिखाया गया। आपको पता है ना कैलोरीमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो भी मिक्सिंग मेथड के अंदर। तो वही चीज है, तो कभी भी याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है तो मिक्सिंग मेथड से यूज होता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिक्सिंग मेथड यूज करना पड़ता है, और उसके लिए मिक्सिंग मेथड में भी कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है। तो कैलोरीमीटर यूज होता है, ठीक है। और कैलोरीमीटर कि हम जब भी बात करें तो हीट लॉस्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट से होता है वो इक्वल होता है हीट गेन बाय वाटर कैलोरीमीटर के अंदर का, और हीट गेन बाय खुद का कैलोरीमीटर का। तो याद रहेगा, तो ये होता है आपका Q इज इक्वल टू दैट इज मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड उसका चेंज इन टेम्परेचर। तो MC डेल्टा T, वैसे तो आप याद रख सकते हो इस चीज को, तो ये चीज ध्यान में रखना है। एंड सिमिलरली जो भी हीट गेन पानी के द्वारा हुआ है जो कैलोरीमीटर के अंदर है, ठीक है, उसका भी कैलकुलेशन कैसे करोगे? सेम वही फॉर्मूला, दैट इज Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T। लेकिन यहां पे जो आपका वाटर है इसके लिए आपको यहां पे QW लिखना पड़ेगा, MW लिखना पड़ेगा, CW लिखना पड़ेगा। तो ये आपका निकल जाएगा इससे, या फिर Q1 बोल लो, QW के जगह पे आप Q1 लिखोगे, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे QW के जगह पे Q1 लिख देना। उसी प्रकार
जो हीट कैलोरी मीटर ने गेन किया है उसको आप Q2 मानोगे, तो उसके लिए Q2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा M मल्टीप्लाई बाय कैलोरी मीटर का C मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर मल्टीप्लाई द चेंज इन टेम्परेचर। तो अब आपको फाइनल Q निकालना होता है, यानी द हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट निकालना है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यानी ये जो Q1 आया जो आपका हीट गेन कर रहा है, कौन, पानी कर रहा है ना, कैलोरीमीटर के अंदर है, दैट इज mw मतलब मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन टेम्परेचर, वो वैल्यू प्लस आपका जो कैलोरीमीटर खुद जो हीट गेन कर रहा है, ठीक है ना, वो मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इन तीनों को, इन दोनों को Q1 को और Q2 को प्लस कर देना है, आपका ये Q का वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो इस तरीके से कैलोरीमीटर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। न्यूमेरिकल वाले वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल इस प्रकार का कराया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर से कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है बच्चा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये तो भाई सब लोग जानते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 का है वैसे तो ये जो पर्टिकुलर चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीरियोडिक टेबल, इसको कहा जाता है। क्या है ये, पीरियोडिक टेबल। अब इसके बारे में तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने जब एक्टिविटी बेस कराया था ये पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी वापस से करा देता हूं। हमेशा याद रखना है कि ये पूरे को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हिस्सा याद रखना कि इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 कॉलम होते हैं। तो 18 ग्रुप कौन कौन से हैं, देखो यहां पे ध्यान से, ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ऐसे लंबे लंबे जो भी लाइंस दिख रहे हैं ये पूरा ग्रुप्स है। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, और ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये कॉलम होते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, सॉरी माफ करना कॉलम बोल रहा हूं, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये होते हैं पीरियड्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इस प्रकार से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 है, टोटल पीरियड कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 18 ग्रुप्स, जो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स उसको ग्रुप बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको पीरियड कहते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये छोटा चीज याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इन दोनों को पकड़ोगे तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पहली बात तो ये समझ लो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें से पहला हिस्सा है ग्रुप नंबर 1 और 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक में नंबर 1 और नंबर 2 ये आपके ग्रुप आ जाते हैं एस ब्लॉक में। उसके बाद सीधा 13 से लेके, यहां से देखो 13 से लेके 18 तक, ये जो जितने भी एलिमेंट्स दिखेंगे आपको ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ये पूरा हो जाता है पी ब्लॉक। तो पहला एस ब्लॉक 1 और 2, पी ब्लॉक आपका 13 से 18, फिर बीच में जो हिस्सा है ग्रुप नंबर 3 से लेके, माफ करना 3 से लेके 12 तक, ये जो दिख रहा है नीचे, ये आपका होता है डी ब्लॉक। कहां लिखा है, यहां पे डी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर बीच में डी ब्लॉक, और उसी के जस्ट नीचे आप देखोगे 2 सीरीज है, लैंथेनाइड की और एक्टिनाइड की। ये एलिमेंट है लैंथेनाइड, ये एलिमेंट है एक्टिनाइड, उसी की पूरी सीरीज है। तो इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो ऐसे टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये आपको याद रखना है, इन्हीं की बेस पे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सा ग्रुप आता है एस ब्लॉक में, तो आप बोलोगे कि भाई ग्रुप नंबर 1, 2 आता है। कौन सा ग्रुप आता है डी ब्लॉक में, तो आप बोलोगे 3 से लेके 12 तक आता है। कौन सा ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, तो आप बोलोगे कि भाई ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 आता है। कौन सा ग्रुप आता है ग्रुप नंबर डी में, ब्लॉक नंबर डी में, तो आप बोलोगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 1 को, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बोला जाता है, मतलब पूरे एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। इसके अंदर ये जो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी मेटल्स दिख रहे हैं, इनको एक कॉमन नाम दिया गया अल्कली मेटल्स। वैसे ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली, देखो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना, मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप देखोगे बीच में तो एक जिगजैग लाइन दिखेगा आपको, ये वाला लाइन। ये जिगजैग लाइन क्या बताता है, ये जिगजैग लाइन बताता है पीरियोडिक ट्रेंड। क्या बताता है, पीरियोडिक ट्रेंड भी नहीं, और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बताता है। तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये बताता है कि ये जो जिगजैग लाइन से टच होके जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टेरिलियम, एसबी, सबके नाम मुझे पता नहीं है लेकिन समझ जाओ। तो ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो होते हैं मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। और उसके जो राइट की तरफ जो होते हैं वो ज्यादातर होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और इस जिगजैग लाइन के जितने भी लेफ्ट की तरफ जो चीजें आपको दिख रही है, ये पूरे एलिमेंट्स जो होते हैं ये सब मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो आपको पूछेगा कि भाई मेटल्स कहां होते हैं, जिगजैग लाइन के लेफ्ट की तरफ होते हैं। नॉन मेटल्स कहां होते हैं, जिगजैग लाइन के राइट की तरफ होते हैं।
और मेटालॉइड्स कहां होते हैं? एग्जैक्टली जिगजैग लाइन के अड़ोस पड़ोस में जो भी है वो मेटालॉइड्स होते हैं। एग्जांपल पूछ सकता है तो कुछ मेटल्स के नाम जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल हो गया। मेटालॉइड के नाम सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नहीं, माफ करना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, मेटालॉइड्स हो गया। और नॉन मेटल पूछेगा तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हो गए। और ये ग्रुप नंबर 18 को, ये जो लास्ट वाला पूरा ग्रुप है ना जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो है, ये पूरा का बोला जाता है जीरो ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप या फिर इनर्ट गैस ग्रुप। याद रखना, ये कुछ कुछ चीजें जो है मैंने आपको रफली बता दिया है। उम्मीद करता हूं सारे कंसेप्ट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फर्स्ट। चलो अब अगला जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा ही है इस चैप्टर को, छठा चैप्टर रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट, व्हेनेवर ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर देखो, यहां पे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है। मैं ब्लू पेन ले लेता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां पे आया। यहां पे क्या आया? रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम के अंदर से घुसने किया, किसके अंदर घुसने की कोशिश किया? डेंसर मीडियम। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक एंगल आर क्रिएट हो रहा है। तो एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे, या एंगल आर मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखना कि व्हेन ए लाइट रे पासेस फ्रॉम ए रेरर टू डेंसर मीडियम, कभी भी याद रखना रेरर से लेके डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट रे पास करता है तो वो बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल लाइन है, यानी बीच का लाइन है। नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बोलो, नॉर्मल लाइन, जो भी बोलना है बोल लो यार इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो करीब आता है नॉर्मल के, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके लिए ये लाइट जो है इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कैसा? ऐसा। तो दैट इज वो करीब आ रहा है नॉर्मल के। इसके लिए इसको बोलते हैं, ये फिनोमिनन में डेंसर से रेरर से डेंसर मीडियम में कोई लाइट आती है तो नॉर्मल की तरह वो बेंड होती है, याद रखना। उसी प्रकार अगर कोई लाइट डेंसर से रेरर में जाने की कोशिश करती है तो वो नॉर्मल से अवे जाती है। देखो अवे गई है, जाना कैसे चाहिए था उसको? ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे? ऐसा गया। तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर से रेरर में गया, डेंसर था इधर से रेरर में गया, तो वहां पे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाने की कोशिश कर रहा है। और वही तीसरा कंडीशन है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, यानी सीधा सीधा आ रहा है, वो नॉर्मली आ रहा है बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, तो इट डज नॉट चेंज इज डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा अगर वो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे वो रेरर से डेंसर में आए या फिर डेंसर से रेरर में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीन फंडामेंटल फिनोमिनन याद रखना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, माफ करना, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो अगर आप यहां पे ध्यान देखोगे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया हुआ है। तीन कंडीशन है। ठीक है, तीन कंडीशन है। ये आपका रूल नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 2 और ये आपका रूल नंबर 3। तीनों कंडीशंस को बारी बारी से समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देखो क्या बोल रहा है पहला कंडीशन, पहला रूल कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपका इंसिडेंट रे है या आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर पैरेलल में है तो वो जो होता है वो रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है और वो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे पैरेलल है, तो जब भी वो लेंस पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगा, यानी इस पॉइंट से पास होके जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। उसी प्रकार कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है और वो पास होता है, ठीक है ना, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जैसे ये मान लो प्रिंसिपल फोकस है और यहां से मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, लेंस पे टकराया, तो वो लेंस पे टकराने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। यानी समझ लो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पे वो पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके जा रहा है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से पास होके जा रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और यहां पे वो प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रहा है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो याद रखना। और तीसरा रूल ये बोलता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि अगर लेंस के बीचों बीच का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है और पास होके जाता है, तो वो अपना डायरेक्शन बिना चेंज किए पास होके जाता है। जैसे यहां पे आया, सीधा पास हुआ प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से और पास होके सीधा चला गया, मतलब इसमें कोई रिफ्रैक्शन देखा ही नहीं गया। तो ये तीसरा रूल है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ये तीनों केस याद रख लेना कि कब क्या होता है। ये चीज अगर आपको याद है भाई, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन बनेगा ना एक्टिविटी में या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चा, कर लोगे। बहुत इजी है, देख लेना टेक्स्ट बुक में भी ये चीज दिया हुआ है, अच्छे से रिकॉल कर लो, बाय हार्ट कर लो और डायग्राम को बना के प्रैक्टिस भी कर लो ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या बोल रहा है, दैट इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है
हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का वो अलग अलग बनता है कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। तो यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, पोजीशन ऑफ इमेज दिया है, साइज ऑफ इमेज दिया है, नेचर ऑफ द इमेज दिया है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, याद करने वाली चीजें हैं, याद कर सकते हो, और जिसको समझ में लेक्चर जिसने पढ़ा होगा उसको तो मैंने तरीका बताया होगा कि कैसे याद रखना है, पूरा ट्रिक बताया हुआ है, डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, और एक बार तो संजीव पांडे सर ने जो हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट है उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है। तो आप लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो ये पूरा फंडा आपको पढ़ा है, पता है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको रट्टा नहीं मारा जाता है, जो ऐसा बच्चा है जिसको कंसेप्ट का सी भी नहीं मालूम है इस चैप्टर का, वो रट्टा मारेगा बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ा भी इधर उधर पूछ देगा एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी, अभी देखो पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर इंफिनिटी पे आया तो अभी इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन रहेगा फोकस पे, ठीक है, फोकस पे रहेगा, और इमेज का जो साइज बनेगा वो पॉइंट इमेज बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट इमेज आएगा, और नेचर रहेगा ऑब्वियसली रियल रहेगा, और वो इन्वर्टेड बनेगा, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। तो इसी प्रकार ये सारी चीजें याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट F1 के बियॉन्ड में रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, तो क्या बनेगा। तो ये पूरा टेबल आपको याद कर लेना है, और मैं ये चाहता हूं कि आप ये टेबल याद करने के पहले प्लीज यार इस चैप्टर का यही टॉपिक का कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन और मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज फॉर्मेशन का ये वीडियो प्लीज होगा, आधे घंटे का होगा, जाके देख लेना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ये आपको डिफेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं इसमें, ठीक है, लेंस के चैप्टर में डिफेक्ट्स है, तो आपको पता है दो डिफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो इफेक्ट है, एक है आपका नियर साइटेडनेस, ठीक है, और एक आपका फार साइटेडनेस, ठीक है। तो फार साइटेडनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, फार को हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर का देख सकते हैं लेकिन पास का नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया। ये आपका नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया, यानी सामने का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो ये आपको दिया है नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो ये उसका फिगर है, याद रखना, जिसमें आपको पता ही होगा कि मायोपिया में जनरल तौर पे क्या होता है, मायोपिया जो होता है दैट इज द नियर साइटेडनेस, इसमें आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के सामने होता है, ठीक है ना, रेटिना के सामने होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे फॉर्मेशन होता है इमेज का फॉर्मेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा करेक्शन कैसे कर सकते हो कि आपने क्या किया, कॉनकेव लेंस को डाल दिया, तो आपको मायोपिया को क्योर करना है तो आपको चश्मा कॉनकेव लेंस का पहनना पड़ेगा, और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया ठीक करना है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो ये दोनों डायग्राम को और दोनों डिफेक्ट्स को, दोनों का करेक्शन, दोनों का ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये सारे को प्रैक्टिस कर लेना है बना के, इसी के बेस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, ठीक है, कर लोगे इतना, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है, देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 8 का कंटेंट है ये। पता ही आपको कि जो आपका मेटल होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस अलग अलग चीज से वो करता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि मेटल्स का जो रिएक्टिविटी पावर है किस चीज के सामने सबसे स्ट्रांग है, तो सबसे ज्यादा हायर जो अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ वाले, यानी कि अगर मैं मेटल्स की बात करूं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, पानी के साथ उसका रिएक्शन बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे पानी के साथ अच्छा है। फिर ये जो है बाकी का पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, इनका पानी के साथ साथ एसिड के साथ बहुत अच्छा है। फिर बाकी और भी चीज ले लो, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ले लो, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। तो जितना ज्यादा ऊपर के एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, लिथियम है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये आपको हायर दिखाएगा रिएक्टिविटी पावर, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मेटल का, और जैसे जैसे नीचे आओगे सबसे कम दिखाएगा। तो सबसे लोअर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे गोल्ड है, क्योंकि सोना, गोल्ड अगर आपने देखा है तो किसी भी चीज में डाल दो उसको वो रिएक्ट नहीं करेगा, पानी में डाल दो, किसी एसिड में डाल दो, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, जल्दी क्या रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक नोबल एलिमेंट है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सारे एलिमेंट्स के नाम अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर याद करना कि सबसे हाईएस्ट पोटेशियम है, फिर सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, और इसके हिसाब से सबसे खराब गोल्ड है, उससे खराब सिल्वर है, फिर मर्क्यूरी है, फिर कॉपर है। इस प्रकार से चीजें आप याद रख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। और इसके पहले भी ये तो आपका ये दूसरा वीडियो एक्टिविटी के ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर, एक और टॉपिक गया है, जस्ट 3-4 घंटे पहले गया होगा या फिर कुछ टाइम पहले गया होगा, हमारे वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करना, एक और वीडियो गया है मोस्ट आईएमपी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 55 मिनट्स या फिर 1 घंटे का वीडियो होगा, वो वीडियो भी जरूर से देख लेना बच्चा, सभी को बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9। ये क्या है, चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड में से। यहां पे पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप मैंने यहां पे लिख के रखे हुए, मतलब पूरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। क्या है फंक्शनल ग्रुप, आप जानते हो क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो सकता है और वो अपना बना लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे याद रखना कि अगर कोई हेलोजन है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका जो नेम होता है वो होता है हेलो, यानी क्लोरो हो जाएगा।
ब्रोमो हो जाएगा, क्लोरो होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में Cl लगेगा, क्लोरीन है तो, ब्रोमीन है तो Br लगेगा, आयोडीन है तो I लगेगा, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला उसका होता है Cl Br या फिर I, याद रखना। उसी प्रकार ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो नेम बनता है, जैसे मान लो अल्कोहल है तो अगर OH साथ में है, अगर किसी के अंदर आपको OH लगा हुआ दिख रहा है तो समझ जाना कि वो अल्कोहल है, उसका कंडेंस फॉर्मूला OH होता है, ठीक है। अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है तो उसका होता है CHO, ठीक है। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, याद रखना, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है कहीं पे या फिर CO दिख रहा है तो वो कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, मतलब C डबल OH है तो आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ईथर सिर्फ O रहेगा और इसके आजू बाजू R रहेंगे, मतलब अल्काइल ग्रुप रहेगा, C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका ईथर होता है। फिर एक होता है ईस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, C डबल बॉन्ड O यानी COO रहेगा, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप रह सकता है। एंड लास्ट में होता है अमाइन जो कि होता है NH2 यानी 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। तो ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, आपको याद रखना है, ठीक है। बस इसको याद कैसे करना है, जैसे मान लो कोई CH3 एक मिथाइल है, इसके साथ में मैं OH लगा दूं तो ये बन गया अल्कोहल, क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही अगर CHO लगा दूं, ये है CHO, अल्डिहाइड बन जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। कीटोन लगा दूं तो CH3C डबल बॉन्ड O, क्या है ये, ठीक है। और एक और कोई साथ में ग्रुप लेना पड़ेगा आपको, CH3 ले लूंगा तो ये बन जाएगा एसीटोन, ये क्या बन गया, कीटोन का एसीटोन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो यहाँ पे CH3COOH लगा दो, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसी प्रकार से चीजें काम करती है। तो फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उससे उसका नाम पता चलता है कि वो एसिड है, कि एक अल्डिहाइड है, कि कीटोन है, कि अल्कोहल है, कि ईस्टर है, कि ईथर है, कि क्या है, इससे पता चल जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप पूरा अच्छे से समझ के लेना, ऑलरेडी हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ है। फिर एक टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अल्केन्स का दिया है तो आपको अल्केन पता ही है ना क्या होता है। पहला अल्केन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक पढ़ाया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन CH4 होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो तो इथेन बन जाता है, फिर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ये मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH4 है, फिर CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, ठीक है ना। ये सभी चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहां पे ये चीज को आपको ध्यान देना है कि इतने सारी चीजें हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो मेन है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूं, होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल देता हूं। तो जैसे मैं राहुल जायसवाल हूं, मेरे भाई का नाम है रोहन जायसवाल, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई मान लो मेरा कोई बच्चा होता है, उसका नाम रखता हूं मैं XYZ, तो XYZ जायसवाल। उसका भी कोई बच्चा होता है, उसका नाम है ABC, तो ABC जायसवाल। तो जायसवाल जो है वो कॉमन चल रहा है ना हमारी फैमिली में, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। तो होमोलॉगस सीरीज भी यही काम करता है कि अगर किसी चीज का वो होमोलॉगस सीरीज है तो कहीं ना कहीं उसमें जो मेन ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा, बस उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। जैसे ये मीथेन है तो मीथेन में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, CH3 हो गया, ये आपका इथेन बन गया। फिर एक कार्बन और बढ़ा दिया तो ये आपका प्रोपेन बन गया, एक कार्बन और बढ़ा दिया ब्यूटेन, एक कार्बन और पेंटेन, एक कार्बन और हेक्सेन, ऑक्टेन, ऐसे ही। तो सेम एक और चीज है होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो जैसे मान लो कि सिर्फ CH3OH ले रहा हूं तो ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, जिसको IUPAC में मिथेनॉल कहते हैं। वैसे एक और कार्बन बढ़ा दूंगा तो CH3CH2OH बन जाएगा, तो ये बन गया मिथाइल के बाद क्या आता है, इथाइल, 2 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल बन गया। CH3CH2CH2 2 और एक और 3 हो गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया, जिसको प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमन नेम है। CH3CH2CH2CH2 4 हो गया अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चा, काम करना है। और जितने भी मतलब ये सारे के सारे क्या है, अल्कोहल है ना, तो ये अल्कोहल के फैमिली में आ गए। तो ये होमोलॉगस सीरीज किसका हुआ, अल्कोहल का हुआ। वैसे अगर कोई चीज एल्डिहाइड का है कि भाई इथेनल है, ठीक है ना, इथेनल, उसके बाद प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो अल आ रहा है ना, ब्यूटेनल मतलब ये अल्डिहाइड वाले। वैसे ही आपका एसीटोन है, उसके बाद जो भी है, मतलब अभी IUPAC में बोलूं तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, मतलब ब्यूटू सेकंड पोजीशन पे आएगा तो ब्यूटेन 2 ONE, ठीक है ना। वैसे ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, तो ये सब ONE आ रहे हैं, मतलब कीटोन के ग्रुप के हैं, तो उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये सिर्फ ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। और इसके भी कुछ चीजें हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप देख लेना, हो सकता है आ जाए, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एक आखिरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, मैं चाहता हूं इसको आप जरूर से एक बार देख ले, जो कि है पॉलीमर। पॉलीमर्स के नाम दिए हुए हैं, उसके अंदर कौन सा मोनोमर होता है उसका नाम दिया हुआ है, फिर उसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसका यूजेस दिया हुआ है। भाई ये अगर ये इतना टेबल आप पढ़ लोगे ना, इसमें से कोई ना कोई चीज पूछने के चांसेस होते हैं, चाहे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, या फिर डायरेक्टली उठा के पूछ दे एक्टिविटी के ऊपर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखो पॉलीथीन आप जानते हो, थैली आपका पॉलीथीन होता है, उसका जो सिंगल यूनिट होता है पॉलीथीन, तो क्या है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने के बाद पॉलीथीन बना, लेकिन उसका सिंगल यूनिट मोनोमर क्या है, उसका CH2 यानी इथीन,
ठीक है, इथिलीन भी बोलते हैं, इथीन भी बोलते हैं, याद रखना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये उसका मोनोमर हो गया, उसका फॉर्मूला है पॉलीमर का CH2 हो गया, CH2 हो गया, N टाइम्स हो गया, मतलब इसमें पॉलीमराइजेशन हुआ रहेगा। और इसका यूज किया जाता है कैरी बैग बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वियर बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं। उसी प्रकार पॉलीस्टाइरिन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीस्टाइरिन एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या हो जाएगा, दैट इज दिस, ठीक है, दिस इज द मोनोमर इसका, याद रखना, ठीक है, C6H5CH2 याद रखना। ये पूरा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको आप टेक्स्ट बुक से रीड करो जाके, आपके आखिरी वाले चैप्टर नंबर 9 के आखिरी कुछ पेजेस में आपको देखने मिल जाएगा, जरूर से जाओ और इन सभी का फॉर्मूला, उसका मोनोमर क्या है, उसका यूजेस क्या है, सभी को पढ़ लेना। ये चीज मेरे को आपको बस पढ़ाना था, बताना था, ये मैंने बता दिया, ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ बोल सकता हूं मैं कि लगभग ये इतने सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको लो, वीडियो तो आपने देख लिया, टाइम बच गया आपका कहीं ना कहीं, 2x स्पीड में देखा होगा, तो अब इस चीज को आपको याद भी करना है। तो जाओ, नोट्स उठाओ, टेक्स्ट बुक उठाओ, देखो और याद करो, और थोड़ा सा जहां हो सके ऐसे कुछ चीजों को प्रैक्टिस करके लो भाई, इतना कर लो, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा ही जाएगा पेपर, डोंट वरी, ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे कंटेंट जो हमने आपको इस 1.5-2 दिन में प्रोवाइड किए हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। और साथ ही में जो लेक्चर्स हमने पढ़ा रखे हैं, जो उड़ान बैच के LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन हमने पढ़ा रखा है, वन शॉट रिवीजन पढ़ा रखा है, उन सभी वीडियोस को भी आपने 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देखा होगा और सारे कंसेप्ट को क्लियर किया होगा, रिवीजन किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो बस मेरे एंड से मैं इतना ही मेहनत कर सकता था, जितना हो सकता था, पूरा पसीना बहा बहा के मेहनत कर दिया आपके लिए। अब आपकी बारी है, आपको थोड़ा मेहनत करना है और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख कर आना है और एग्जाम में फाड़ देना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी 10वीं के फ्रेंड, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं। मैं नहीं जानता कैसे करोगे, लेकिन आप शेयर करोगे सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड goodbye।